नमस्कार। देखिए, जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर की बात आती है ना, तो एक ही बहस छिड़ जाती है कि आखिर इसमें जीता कौन। पर सच बताऊं, कहानी इतनी भी सीधी नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस पूरे टकराव में कोई ऐसा खामोश खिलाड़ी था जिसने सारा का सारा फायदा उठा लिया? आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे फैक्ट्स और डेटा के जरिए इसी बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज हम किन किन चीज़ों को कवर करेंगे। हम ऑपरेशन सिंदूर के बैकग्राउंड से शुरुआत करेंगे, फिर पाकिस्तान की नई मिलिट्री पावर को समझेंगे। इसके बाद भारत की डिफेंस तैयारियों पर बात होगी, फिर चलेंगे उस स्पेस सर्विलांस की खामोश जंग की तरफ जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, और फाइनली ये समझेंगे कि कैसे चीन असल में इसका सबसे बड़ा विनर है। तो पहला सेक्शन, ऑपरेशन सिंदूर का बैकग्राउंड। आखिर 2025 में माहौल इतना कैसे गर्मा गया कि हथियारों की एक नई रेस ही शुरू हो गई। देखिए, 10 मई 2025 ये वो दिन था जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक सीज फायर की अनाउंसमेंट करके सबको चौंका दिया था। अब शुरुआती फेज में ऐसा जरूर लगा कि पाकिस्तान थोड़ा हावी हो रहा है, लेकिन तभी एक जबरदस्त काउंटर स्ट्राइक देखने को मिली। भारत ने सीधे ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के 11 एयरफील्ड्स को हिट किया, और पता है 13 दुश्मन एयरक्राफ्ट्स बस पल भर में तबाह हो गए। लेकिन रुकिए, असली कहानी तो कहीं और ही चल रही थी। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि इंडियन मिलिट्री सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रही थी। जी हां, पर्दे के पीछे से चीन अपना पूरा खेल खेल रहा था। रियल टाइम सैटेलाइट ट्रैकिंग, सिविल मिलिट्री फ्यूजन का डेटा और लाइव इनपुट सीधा पाकिस्तान को दिए जा रहे थे। मतलब हर रणनीतिक कदम की भनक दुश्मन को पहले ही लग रही थी। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर। इस टकराव से पाकिस्तान ने क्या सीखा और उसकी नई सैन्य ताकत आखिर कैसी है? यहां एंट्री होती है फतह 3 की। यह पाकिस्तान की नई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज करीब 300 से 450 किलोमीटर के बीच है। असल में देखा जाए ना, तो यह चीन की HD-1 मिसाइल का ही एक पाकिस्तानी वर्जन है। और इसकी सबसे खतरनाक बात क्या है? इसकी सी स्किमिंग कैपेबिलिटी। मतलब यह पानी की सतह के इतने करीब से उड़कर आती है कि नॉर्मल रडार इसे पकड़ ही नहीं पाते। सच में ये एक बहुत बड़ा खतरा है। और बात सिर्फ मिसाइलों तक ही नहीं रुकती। पाकिस्तान के नेवल और एयर अपग्रेड्स को देखिए। उनके पास अब एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन वाली 8 हैंगोर क्लास सबमरीन्स हैं, जो लंबे समय तक समुद्र की गहराइयों में छिप सकती हैं। इसके अलावा J-35 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स भी जल्द ही आने वाले हैं। इन चीनी हथियारों ने तकनीकी रूप से इस खतरे के लेवल को कई गुना बढ़ा दिया है। अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ। तो क्या भारत की सेना बस हाथ पर हाथ धरे बैठी है? बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं भारत की नई डिफेंस तैयारी क्या है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है, वो है दोनों तरफ के हथियारों का डायरेक्ट कंपैरिजन। एक तरफ अगर पाकिस्तान का आर्सेनल है, जिसमें उनके स्टेल्थ फाइटर्स और फतेह 3 मिसाइलें हैं, तो दूसरी तरफ भारत के शक्तिशाली S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स और हमारी अचूक अग्नि MIRV मिसाइलें एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ी हैं। अगर भारत के अपग्रेड्स की बात करें, तो 8 मई को अग्नि मिसाइल के MIRV मल्टीपल वॉरहेड्स वर्जन का जो टेस्ट हुआ था ना, वो एक असली गेम चेंजर है। मल्टीपल वॉरहेड्स यानी मिसाइल एक, लेकिन वो कई अलग अलग टारगेट्स को हिट कर सकती है। ये एक फेल प्रूफ सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देता है। साथ ही DRDO की तारा ग्लाइड वेपन किट है, और मल्टीपल टारगेट्स को हैंडल करने के लिए S-400 स्क्वाड्रन तो है ही। चलिए अब फोकस शिफ्ट करते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, स्पेस सर्वेलेंस की जंग। क्योंकि जमीन और हवा से ऊपर असली और खामोश युद्ध तो अंतरिक्ष में लड़ा जा रहा है। आज के टाइम में जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। पाकिस्तान ने चीन के जो जासूसी सैटेलाइट्स यूज किए हैं, जरा उन्हें देखिए। PRSS E03 जो 38 डिग्री ऑप्टिकल एंगल से नजर रखता है, PRSS S1 जो बादलों के पार भी देख सकता है, और PRSS HS1 जो कैमोफ्लाज यानी छलावरण को भी डिटेक्ट कर लेता है। ये 24 घंटे का एक ऐसा सर्वेलांस नेटवर्क है जो सीधे कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर्स पर तैनात है। अब इस आसमानी जासूसी को मात देने के लिए हमें ऊडा लूप को समझना होगा, यानी ऑब्जर्व देखना, ओरिएंट समझना, डिसाइड निर्णय लेना और एक्ट कार्रवाई करना। मॉडर्न वॉरफेयर में आपको ये टैक्टिकल साइकिल दुश्मन से पहले पूरा करना होता है, और इसी लूप को फास्ट करने के लिए भारत को 2029 तक 52 नए सैटेलाइट्स की सख्त जरूरत है। अंतरिक्ष की इस रेस में आंकड़ों का अंतर सच में हैरान करने वाला है।
जरा इस टेबल को देखिए। चीन के पास टोटल 2000 से ज्यादा सैटेलाइट्स हैं, जिनमें 500 रिमोट सेंसिंग और 350 जासूसी के लिए हैं। और भारत, हमारा जो अपना नाविक सिस्टम है, वो फिलहाल सिर्फ 3 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स के साथ काम कर रहा है। ये एक ऐसी बड़ी रणनीतिक खाई है जिसे जल्द से जल्द भरना ही होगा। तो चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, और ये बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से दिखाता है कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का असली विनर कोई और नहीं बल्कि चीन है। एक तरफ हम इंडियन आर्मी का ये स्टेटमेंट देखते हैं। उनका साफ कहना है कि बॉर्डर पर कोई भी आए, चाहे वो टर्की हो, चीन हो या पाकिस्तान, आर्मी उसका डटकर मुकाबला करेगी। हमारी सेना का संकल्प हर चुनौती के लिए एकदम अटल है। लेकिन सेना के इस मजबूत संकल्प के ठीक विपरीत जरा इस नंबर को देखिए, $112 बिलियन। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये हमारा चीन के साथ चल रहा ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा है। तो क्रूशल पॉइंट ये है कि ये नंबर हमें एक बहुत ही गहरी आर्थिक निर्भरता की असलियत दिखाता है। डिप्लोमैटिक लेवल पर चीजें कितनी विरोधाभासी हैं, जरा इस पर गौर कीजिए। चीन से हमारा इंपोर्ट $130 बिलियन तक पहुंच चुका है। टूरिस्ट वीजा को आसान किया जा रहा है, डायरेक्ट फ्लाइट्स दोबारा शुरू हो गई हैं, और रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि एक आने वाली बॉलीवुड फिल्म से गलवान का नाम तक हटा दिया गया। मतलब चीन एक तरफ पाकिस्तान के जरिए अपने हथियार टेस्ट कर रहा है और दूसरी तरफ वो हमारे सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी बना हुआ है। तो ये सारा एनालिसिस आखिर में एक बहुत ही बड़ा और गंभीर सवाल लाकर खड़ा कर देता है। क्या हम वाकई चीन और पाकिस्तान के इस संयुक्त खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? एक तरफ हमारी सेना का अदम्य साहस है और दूसरी तरफ स्पेस सर्वेलांस में पीछे छूटने का डर और चीन पर यह गहरी इकोनॉमिक निर्भरता। इस जटिल भू राजनीतिक बिसात पर अगला कदम क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें गहराई से सोचने की जरूरत है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।